बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज की अगर मौजूदा सूरत हाल देखी जाए, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा देखा जाए तो यूँ लगा कि जैसे हुकूमत ने इस तरीके से अपोजिशन को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की है कि हुकूमत को लगता है कि कभी फिर अपोजिशन के बेंचेस में हमने नहीं बैठना। आज जो सेनेट के अंदर सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने जो बिल पेश किया था, जिसे कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया था, वो कायमा कमेटी ने 5-1 की अक्सरियत से मंजूर किया, जिसमें अमन आमा का बिल रखा गया। क्योंकि कानून तो पहले से मौजूद है, इजाजतनामा पहले तलब करना पड़ता है आपको किसी भी एहतजाज के लिए, किसी भी जलसे के लिए, किसी भी कॉर्नर मीटिंग के लिए, किसी भी धरने के लिए, और उसके बाद ही आपको इजाजत मिलती है। लेकिन अब सब में जो उन्होंने अमन आमा का बिल मंजूर कर लिया है, जिसे वहां पर सेनेट में ऐवान बाला में मंजूर किया गया, जिसकी नफी अली जफर साहब ने खड़े होकर यह की कि जब हमारा जलसा आने लगे आपको इस तरह की चीजें याद आ जाती हैं, आप हमें जलसा ही नहीं करने देना चाहते। और सेनेटर शिबली फराज साहब ने यह कहा कि जो जेल में बैठा हुआ है, आपको यह है कि उसके बंदे ना कहीं बाहर निकल आए और वो आके कोई जलसा ना कर लें। जिस पर इरफान सिद्दीकी साहब ने आगे से कहा कि नहीं, ये वो मामला नहीं है। आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि आपका एनओसी तो अभी तक मौजूद है और पुरअमन जलसा करना आपका हक है इस वक्त। तो इस मंजरनामे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से क्वेश्चन मार्क जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, या फिर ये मंजरनामा शफाफ है। और उसके साथ साथ आज DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर बात की। उन्होंने बलूचिस्तान वाक़े के हवाले से बात की कि दरअंदाजी कैसे हुई, उस बारे में उन्होंने मुफस्सल ब्रीफिंग दी है। और उन्होंने जो उनके खिलाफ उठाए जाने वाले इक़दामात हैं उनसे भी आगाही दी है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाक फौज का किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ख़ुद एहतसाबी के अमल को लेकर उन्होंने बात की कि वो रिपोर्ट हुआ और यहाँ पर इल्ज़ामात की बुनियाद पे नहीं कोर्ट मार्शल होता है, यहाँ पर शवाहिद की बुनियाद के ऊपर होता है और वो सिलसिला आगे बढ़ेगा। तो बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो सूरत हाल है जिस पर बातें ये की जा रही हैं कानूनी मंजरनामे को लेके, उमर अयूब साहब ने किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, या उमर अयूब साहब ने गाइडलाइन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वो क्या दी है, वो ज़रा मुलाहिज़ा करें, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मई की हम लोग सारे के सारे यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं। हम लोग 2 केसों में बरी हो चुके हैं इसी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। पता ये चला जनाब कि जो उन्होंने गवाहान उधर लाए हुए थे उसको जज साहब ने उनको ही उड़ा दिया। आप वो वीडियो सामने लाए ना, वीडियो क्यों नहीं लाते हैं? वीडियो लाते नहीं है और ऊपर हमें जो है इसका वो क्या कहते हैं, हम पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हुए, एक इनका वो नहीं है, गवाह नहीं है, सब के सब फिक्टिशियस केसेस हैं। DGISPR का आज की प्रेस ब्रीफिंग में क्या कहना था वो भी मुलाहिज़ा कीजिए। जैसे जैसे कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग आगे बढ़ रही है, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि जो बानी PTI हैं उनको फ़ौजी तहवील में लिया जा सकता है, या उनके ख़िलाफ़ भी फ़ौजी जो मिलिट्री एक्ट है उसके तहत कार्रवाई हो सकती है। इस पर क्या कहेंगे? फ़ौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अगर किसी फ़र्द को या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हों उनको अपने ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे और उसके सबूत और शवाहिद मौजूद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। जो भी शख्स इस केस में मुलव्वस होगा वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रहेगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा हो। पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फौज है और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। अगर फौज में कोई शख्स अपने ज़ाती मफादात के हसूल के लिए काम करता है या अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी एक मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो पाक फ़ौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। जारी शुदा खुद एहतसाबी का अमल इस बात की एक और दलील है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह की बिला तफरीक खुद एहतसाबी बाकी इदारों को भी तरगीब देती है कि अगर ज़्यादती या सियासी मकासद के लिए कोई भी अपने मनसब को इस्तेमाल करता है तो उसको वो भी जवाबदेह करेंगे। राना साहब, ना किसी सियासी जमात के तरफदार ना किसी की मुखालिफत, क्या ये हुकूमत के लिए इशारा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से और यासर की तरफ से 92 की तरफ से रबीउल अव्वल मुबारक हो, रबीउन नूर मुबारक हो।
अच्छा यासर, आप अक्सर ये शॉट चला देते हैं और जब आप शॉट चलाते हैं तो मैं आपसे एक ही सवाल करता हूँ जी कि अगर आप शॉट पूरा देखते हो तो आपको जवाब भी मिल जाता है। उस पर उन्होंने 3 दफ़ा कहा था हमारे DGISPR साहब ने कि जो कानून और आइन के मुताबिक होगा वो कर देंगे जी। जब कानून और आइन के मुताबिक चीज़ होगी तो जनाब मैं भी वही कहूँगा ना। मेरे पास तो ऐसा कोई पैमाना नहीं है, या अगर आपके पास है, क्योंकि आपने बड़ी में जैसे फैसले आपने देने हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा पैमाना है कि उनके सवाल के जवाब का कि ये मुल्ज़म नहीं है, ये मुल्ज़म है। नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये हुकूमत के लिए भी तो इशारा है ना कि हम किसी के इशारा के बाद बहुत से लोग मायूस थे। हाँ, बस मैं इतना सिर्फ कह दूँ। और उमर यूब साहब ने आज आपने एक शॉट सुनाया, एक में उसने कहा कि कोर्ट मार्शल मिलिट्री तहवील में नहीं जाएंगे। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें उन्होंने जो भी ऑपरेशन किए और जो आगे करने हैं उसके हवाले से किया और पूरी कौम को इत्मीनान में लिया कि सब इकट्ठे हो जाएं। बलूचिस्तान को हमें दिलो जान से प्यारा है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब सियासतदान इसको किस एंगल से लेते हैं, तजियाकार किस एंगल से लेते हैं और आप किस एंगल से लेते हैं, इसका तो मुझे नहीं पता। लेकिन इस सवाल का जवाब अगर आपको चाहिए तो आपके पास होगा DGISPR साहब का नंबर। आप कोशिश करके आप ज़ाती तौर पे भी ले सकते हैं, आपके रूट्स अच्छे हैं, आप जाके उनके फ़ोन पे भी ले सकते हैं। तो ये सवाल का जवाब तो वही दे सकते हैं। मैं तो पॉलिटिकल जवाब आपने अगर आपको चाहिए तो आप वो मुझे बताएं। अली अमीन गंडापुर साहब की गुफ्तगू सुनवाते हैं जो हमसे पॉलिटिकल सवाल जलसे के हवाले से। अली अमीन गंडापुर साहब गुफ्तगू सुनवाइए कि जलसा होगा या नहीं होगा, और अगर NOC कैंसिल कर दिया जाता है तो क्या इकदामों का वज़र सुनवाई। और ये जो कानून को बार बार तोड़ा जा रहा है और इलीगल FIR की हुई हैं, ये हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। जलसा जो है ये तो होना ही होना है मस्ट। और जलसे के रुकावट अगर ये बनेंगे तो इंशाल्लाह फिर तमाशा आप देखना कि हम करते क्या है। ये जो बैठा हुआ है ना, गवर्नर ये पर्ची पे, ये जाता है मैं इसका नाम लूँ और इसकी कोई हैसियत बने और ये फिर बोले, तो मैं इसको हैसियत देना नहीं चाहता हूँ। इसको मेरे ख्याल में गवर्नर हाउस पे रात को सोना इसको रात। राना साहब, ये वही अली अमीन गंडापुर साहब हैं जिन्होंने पिछले जलसे में भी ये कहा था कि अगर मैं जलसा ना करूं तो मैं सियासत से दस्तबरदार हो जाऊंगा। अब भी वो वैसी ही बात कर रहे हैं। देखिए, पिछला जलसा हुक्म हुआ था, अभी हम तो ये कह सकते हैं ना, हुक्म हुआ था इमरान खान का, उसके आगे तो अली अमीन गंडापुर नहीं खड़े हो सकते। अब जो हुक्म है वो खान साहब का यह है कि जनाब जलसा तो हर सूरत में होगा, जो मर्जी हो जाए। तो उस पर उन्होंने कहा जी जलसा होगा, हर सूरत में होगा। आज NOC भी मिल गया और NOC जो है उसके बाद वो जगह ये जो मिली है ना नई, ये DC साहब ने रिकमेंड की है। हाँ जी। और आज उन्होंने बाकायदा जो NOC दिया उसके साथ नक्शा भी दिया है, बड़ी मेहनत की है उन्होंने। अच्छा जी। कि इधर से आना है, इधर से निकल जाना है। अच्छा, वो जगह वो कल वो बता रही थी कि वो नाहमवार है, वो हमवार कर ली हुई है, वो हमवार हो ना हो जनाब, वहाँ पर आप 135 की बारिश करवा दें, आप लोगों को देख लें कि 135 ये कौन सी अपने को बना थी ना। अच्छा, कोई फर्क नहीं पैदा। मैं कहने का मतलब जितनी मर्जी बारिश हो जाए, 135 मिलीमीटर नहीं, किलोमीटर कर दे, जो मर्जी कर दें, लेकिन अवाम वहां पे आएगी। मैंने आपको ये बिल्कुल मैं तस्दीक शुदा बात कह रहा हूँ, लोग तो आज से जाना शुरू हो गए। लोगों ने कहा इससे पहले कि रास्ते बंद किए जाएं, लोगों ने कहा इससे पहले कि गिरफ्तारियां की जाएं, हमने जलसे में जाना। अब ये PTI का भी इम्तिहान है, और ये एक तरफ जिस तरह मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, मेरा ख्याल है कि जलसा होने देंगे। और अगर ये जलसा नहीं होने देते और जलसा हो जाता है, अच्छा, तो फिर उसके बाद हुकूमत के लिए बड़ी प्रॉब्लम। राना साहब, इसी बीच में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साहब ज्वाइन कर चुके हैं। आमिर डोगर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आमिर डोगर साहब, बात अली अमीन गंडापुर साहब भी वही कर रहे हैं जो किस्सा जो उन्होंने माजी करीब के अंदर की थी कि अगर इजाज़त नहीं भी मिलेगी तो हम जाएंगे, और ना जलसा करके दिखाऊं तो नाम बदल देना। अब भी बात वही कर रहे हैं। क्या अभी ऐसे किसी तसादुम का खदशा है जो माजी करीब में था? मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई ये भाग गया है कि आज जबकि हमें 4-6 दिन लटकाने के बाद शाम को जलसागाह की उस जगह का भी NOC मिल गया है, तो अब जबकि दिन सिर्फ 2 रह गए हैं तो ये हमें जलसा ना करने दें, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती
और फस्तायत का मुजाहरा होगा, लेकिन इनसे किसी चीज़ की तवक्को भी अच्छाई की नहीं है। जो कुछ 2 सालों से हमारे साथ हो रहा है, हर रोज़ हर जगह, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये कुछ करेंगे तो पहले भी ये अवाम के अंदर भी गंदे हो रहे हैं और अवाम के अंदर भी ये जिसको कहते हैं कि सख्त तरीन इबरत का निशाना बन रहे हैं। और 8 फरवरी को आपने देखा, बने भी सही। तो फिर क्या होगा? फिर जलसा तो होगा और हर सूरत में होगा। अब बॉल इनकी कोर्ट में है, क्योंकि हमने तो पिछला जलसा इनके कहने पे कि जी हालात ये हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस है, सुबह सुबह 7 बजे खान साहब ने एक दानिशमंदी का मुजाहरा करके उसको कैंसिल कर दिया। आपने एक ज़ाब्ता अखलाक बनाया, 40 पॉइंट हमें दिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि 100% उनको फॉलो करते हुए एक पुरअमन जलसा करेंगे, जहां एक भरपूर अवामी कुव्वत का मुजाहरा होगा, जो कि आईने पाकिस्तान हमें जिसकी इजाज़त देता है। और आपने हमें एक ड्यू प्रोसेस के जरिए, जिसके पीछे कई महीनों की हमारी जदोजहद है, अदालती जंग है, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर के दफ्तरों के सैकड़ों हमारे कायदीन के चक्कर हैं, उसके बाद अगर आपने एक जलसे की इजाज़त दे दी है और फिर अब आपका जो प्लान है कि आपने चारों तरफ उस जलसा गाह से मीलों दूर आपने हर चीज़ को चौक करना है, जाम करना है, कंटेनर खड़े करने हैं, खारदार तारें लगानी हैं, गिरफ्तारियां करनी हैं, आप वो सब कुछ करेंगे, हमें पता है। लेकिन जलसा तो उसके बावजूद होगा और अवाम तो इंशाल्लाह पहुंचेगी। अच्छा हमें डॉक्टर साहब, मुज़ाकरा आज आप मिले स्पीकर साहब को भी हम देख रहे थे, मुज़ाकरात का कोई दौर चलने वाला है, कहीं मुज़ाकरात की बात हो रही है? नहीं, स्पीकर से मिलने की वो तो आपने बलूचिस्तान के मामले में किया है ना, वैसे एक ओवरऑल मुज़ाकरात की कोई बात चल रही है? राना साहब देखें, ये बात आज वहाँ भी ज़ेरे बहस हुई कि पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान बात होनी चाहिए, पार्लियामेंट के जो मामलात हैं, उनके इश्यूज हैं, उनके ऊपर पार्लियामेंट को मौसर बनाना चाहिए और आगे चलकर ये जो तलखी है इसको भी दूर करना चाहिए। तो हमारी तरफ से तो हमने ओपनिंग दे दी महमूद खान रचकज़ई साहब की शक्ल में, जिसका फैसला खान साहब ने खुद किया, और उन्होंने अपनी स्पीच में भी एक ओवरऑल एक आपको एक ब्रॉडर पिक्चर पेश की कि इन हालात में इन लोगों के साथ और तमाम स्टेक होल्डर के साथ क्रॉस दी बोर्ड मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए। अब हुकूमत की नीयत पर मबनी है कि हुकूमत और हुकूमत के पीछे किस हद तक चाहती है कि इस मुल्क में मुज़ाकरात हों, पॉलिटिकल स्पेस जो हमसे छीन ली गई है वो वापस मिले, और जो सियासी अदम इस्तेकाम रोज रोज बढ़ रहा है, इंतशार बढ़ रहा है, अनारकी बढ़ रही है, और 2 सूबों के अंदर जो हालात आपके सामने के लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, यहाँ तो जो पॉलिटिकल जमातें हैं, ये कौम परस्त जमातें हैं जिनको आपने बड़े साल मेहनत करके कौमी धारे में लाए थे, यहाँ तो आप कर सकते हैं, तो वो रियासत भी उससे बचेगी, मुल्क भी बचेगा, वफाक भी मजबूत होगा, सूबे भी। तो फिर तो मुल्क के अंदर जो कैफियत पैदा हो जाएगी वो बड़ी ही अफसोसनाक कैफियत, अल्लाह ना करे कि वो, और इस मुल्क में कोई खुदा ना खासा कोई सिविल वार के इम्कानात पैदा हों। लेकिन ये सारी चीज़ें सोचने की हैं हुक्मरानों के लिए कि वो होश के नाखून ले। एक आमिर डोगर साहब ये बताइए, 2 सालों से जो वसाइल के साथ पड़े हुए उसको छोड़े और मुल्क की फिक्र करें, मुल्क के अवाम की फिक्र करें, मुल्क के अवामी वसाइल पर तवज्जो दें। सही। आमिर डोगर साहब, 40 शराइत आपको दी गई, आपने यकीन दहानी भी कराई उनको पूरा करने की, लेकिन जब बड़े जलसे होते हैं तो हर शर्त जो है वो पूरी नहीं हो सकती। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी 4-5 शराइत हैं जिनको पूरा करना मुमकिनात में से नहीं है? देखें आपने बड़ी अच्छी बात की, ये तो आपकी बात ठीक है कि नामुमकिन है, हमको अमेरिकन या कोई यूरोपियन माशरे में तो नहीं रह रहे, थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी हर जगह होती है, चीज़ों को ओवरलुक हमेशा किया जाता है। लेकिन इस माहौल में जब हम एक आग का दरिया अबूर करके गुजर रहे हों और इस माहौल में जब इतना घुटन ज़दा माहौल हो कि वैसे कहने को जमहूरी ये माशरा है, और इरफान सिद्दीकी साहब पे मुझे अफसोस है, बुजुर्ग हैं, मुझसे बड़े उम्र में बहुत, मेरे वालिद साहब के साथ भी वो सेनेटर थे, तो उन्होंने जो आज बिल पेश किया और जो बिल मंजूर हुआ,
ये तो आमरीत के दौर में आमिर भी इस तरह नहीं करते जो आज जमहूरी सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टियां और स्पेशली पीपल्स पार्टी के सेनेटर ने उसके हक में वोट किया। क्योंकि आपके इस बात का जवाब इसमें है, आपके सवाल का, कि अगर कोई वायलेशन होती है तो कानून में ऑलरेडी उसकी गुंजाइश, उसकी जगह साफ मौजूद है कि आपने फलां वायलेशन किया तो आपको इसके ऊपर आप इन चार्जेस के तहत आपको जो है फिक्स किया जाएगा, ये मौजूद है। सही। ये तो आज इन्होंने अंग्रेज के दौर की याद ताज़ा कर दी कि अंग्रेज अपने ज़माने में इस तरह के कानून बनाता था फरंगी, कि लोगों को रोकने के लिए, उनको आवाज़ को दबाने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, उनको मजबूर करने के लिए। ये फाशिज्म और फसाइयत कहा है कि आज हमारी पार्लियामेंट जो है अपनी अथॉरिटी का मिसयूज कर रही है और इस तरह के कवानीन बना रहे हैं कि जिसमें आप कोई पुरअमन आइन और कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज या जलसा ना कर सकें। डॉक्टर साहब, एक चीज़ तो बताइएगा ज़रा, क्या इस बात में कितनी हकीकत है कि महमूद अचकज़ई साहब के 2 मुज़ाकरात के दौर हो चुके हैं? सर मुझे इस बारे में, मैं इसको डिनाई भी नहीं करूंगा और मैं इसको वो भी नहीं करूंगा, इसको एक्सेप्ट भी नहीं करूंगा कि मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। महमूद अचकज़ई साहब रोजाना मुझे मिलते हैं, हाउस पे होते हैं, कल होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक मैं ये सवाल उनसे कल और पूछूंगा जरूर कि क्या आपके आगे कोई बात बढ़ी और आपके कोई मुज़ाकरात हुए या नहीं हुए, और अगर हुए हैं तो ये अच्छी बात है, होने चाहिए, और अगर इसमें कोई रुकावट है तो वो भी मैं उनसे पूछ लूंगा और फिर किसी मौके पे आपको जरूर बताऊंगा। कोई तय हुआ है, TOR बने हैं इसके कि मुज़ाकरात किन किन चीज़ों पे होने हैं? सर नहीं, मेरी इस टॉपिक पे कोई बात नहीं हुई। जितना मुझे इल्म है मैंने आपको बता दिया। मजीद मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा कि क्या आगे कोई बात बढ़ी है, आप किसी से मिले हैं, नहीं मिले, कोई TORs बने हैं, नहीं बने। अच्छा, आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इसमें कोई किरदार अदा कर सकती है? हाँ, करना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो अपनी सियासत को खुद बर्बाद कर दिया ना। वो जो ओरिजिनल सियासत थी तहरीक इंसाफ के, जो जिसपे ये हमेशा तनकीद करते थे, जो पीपल्स पार्टी की सियासत थी, वो तो ख़त्म कर बैठे। अब तो ज़ाहिर है अगर बिलावल साहब चाहते भी हैं तो, लेकिन उनकी जो राह में रुकावट है, उनके वालिद मोहतरम सदर इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी तो इसलिए श्रिंक होकर सिंध तक रह गई है। चाहे तो किरदार अदा कर सकती है, लेकिन उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। चाहे तो किरदार अदा कर सकती है, वरना हाथ पैर उनके बंधे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल में जहाँ पे कानूनी मंजरनामे में बहुत सी पेचीदगियाँ भी पाई जा रही हैं और कानूनी मंजरनामे के हवाले से इबहाम भी बहुत से हैं। बिल जो हैं जिस थोक के हिसाब से तैयार हो रहे हैं, उनकी मंजूरी किस हद तक होगी या कितने बिलों की होगी और उसके पीछे के मुहर्रिकात क्या होंगे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर भी बिल पेश हो रहे हैं और वो कहीं ना कहीं पे हुकूमती मौक़िफ़ की तायीद करते हैं, चाहे वो हुकूमत की साथ इत्तेहादी जमातों के लोग हों या चाहे अपोजिशन बेंचेस में बैठे हुए लोगों की तरफ से वो पेश किए जाएं, तो वो हुकूमती मौक़िफ़ की कहीं ना कहीं तायीद होती है। तो आने वाले दिनों के अंदर आइन में किस हद तक तरामीम होंगी, और आज जो बिलखुसूस सेनेट से जो बिल पास हुआ है, जो अमन आमा का बिल है, कि जिसमें इस्लामाबाद के अंदर जो इज्तिमात हैं उसके हवाले से बात है कि जिसपे शिबली फराज साहब और अली ज़फ़र साहब ने कहा कि आपने जलसा करने नहीं देना, तो आज़म नदीर तारड़ साहब ने आगे से जवाब दिया कि अभी तक तो आपके पास NOC मौजूद है, पुरअमन जलसा करना आपका हक है। तो ये जो कानून साजियाँ हैं, इनको लेके मुस्तकबिल में क्या यही जमातें जो इस वक्त कानून साजियाँ कर रही हैं, ये कोई कदगन तो नहीं लगाएंगी, कोई हर्फ तो नहीं उठाएंगी या इसकी मुखालिफत पे तो नहीं कुछ बोलेंगी? इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशीर वजारत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। अकील मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अकील मलिक साहब, आज की अगर बिलखुसूस सेनेट की बात करें तो सेनेट से अमन आमा का जो बिल मंजूर हुआ है, जिसे पहले कायमा कमेटी ने 5-1 की अक्सरियत से मंजूर किया, फिर बाद में सेनेट ने कुली तौर पर उसे मंजूर कर लिया। बहुत सी जगहों के ऊपर कहा जाता है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2 दिन के बाद जलसा है,
पिछली अगर तारीख को देखा जाए, माजी करीब में 3 बार जलसा मनसूख हुआ है, एनओसी जारी हुआ फिर मनसूख हो गया, कभी इजाजत ना मिली, ये वो, अब आके उनको जलसे की इजाजत मिली है। तो 19 से 2 दिन पहले इस बिल का मंजूर होना, क्या ये ऑपोजिशन के लिए या ये पहले से ही सिफारिशात के अंदर शामिल था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यास साहब, बिल्कुल ये स्याह सबाक से हट के जो है इस तरह की मंजरकशी की जा रही है और बताया जा रहा है कि शायद किसी एक सियासी जमात को या पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। कतई ऐसी बात नहीं है। पहली तो बात है कि ये सेनेट में मंजूर हुआ है और अभी नेशनल असम्बली में नहीं आया, जहाँ का मैं मेंबर हूँ, और वहाँ पे जब आएगा वहाँ की कमेटी में भी डिस्कशन होगी और फिर इस पर वोटिंग होगी तो इस पर देखा जाएगा। लेकिन जो मैंने अभी तक देखा है इस कानून का जो मसवदा है, उसमें ज़ाहिरी बात है एक अलार्मिंग सिचुएशन पिछले हफ्ता 10 दिन में रही है, क्योंकि जमात इस्लामी का भी आपने देखा ट्विन सिटी है पिंडी और इस्लामाबाद, और वहाँ पे बग़ैर किसी एनओसी के, बग़ैर किसी इजाज़त के, सो क्लोज टू कैपिटल एंड रेड जोन, उन्होंने वो धरना दिया। उसके बाद यूटिलिटी का आपने देखा, फिर ताजरों का देखा, मतलब दीगर आपको ये कितनी मिसालें दी जाएँ, PWD के मुलाजमीन का भी आपने देखा। उसके अलावा दीगर सियासी जमातें भी अपना वक्तन फ़वक्तन किसी न किसी चीज़ पे धरना या प्रोटेस्ट है वो रिकॉर्ड कराती रही हैं। और सो मेनी सिचुएशंस आपने देखा, रेड जोन, उसमें भी धरने की सिचुएशन या एहतजाज की सिचुएशन आपने तमाम तरह ये चीज़ें देखी। तो इसको ज़ाहिरी बात है कि रेगुलेट तो होना है। बिल्कुल हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है कि राइट टू पीसफुल असम्बली, और वो जलसा कर सकें, वो इज्तिमा कर सकें, लेकिन वो सब्जेक्टिव है और सब्जेक्ट टू लॉ है। और जब चीज़ें सब्जेक्टिव और सब्जेक्ट टू लॉ होती हैं तो उनका रेगुलेट होना भी ज़रूरी होता है। ये एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह मैं इसको देख रहा हूँ कि ये एक बैलेंसिंग एक्ट है, जहाँ पे एक सियासी जमात या किसी शहरी को आज़ादी है कि वो असम्बल हो सकता है और पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकता है। वहाँ पे ये भी देखना ज़रूरी है कि आइन और कानून में उसकी इजाज़त तो है, लेकिन वो सब्जेक्टिव है, उसको रेगुलेट होना ज़रूरी है। इसी तरह स्टेट की भी जिम्मेदारी है, जिस तरह उनका हक है आईने पाकिस्तान के जो रेलेवेंट आर्टिकल है उसमें देखा जाए, हर शहरी का ये हक है वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर सके और पीसफुली असेंबल हो सके। लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी ये आईनी जिम्मेदारी है कि वो एक जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको देखते हुए, उसको जांचते हुए, उसको कंसिडर करते हुए जो इजाज़त है वो मशरूत और सब्जेक्टिव और कंडीशनल होती है। तो ये तमाम तर चीज़ें इस पैराए में भी देखना ज़रूरी हैं। और इफ़ एनीथिंग जो अभी तक मैंने मुसवदा देखा है उसको वो रेगुलेट कर रही हैं, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का उसमें लिखा है कि आप दरख्वास्त देंगे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, और अगर वो तमाम तर चीज़ों को देखते हुए कि जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई होती हैं तो वो आपको इजाज़त दे देगा। अगर वो आपको इजाज़त नहीं देता या नहीं देती तो आपके पास फिर राइट है उसको अपील करने का चीफ कमिश्नर के पास, और आप चीफ कमिश्नर को जो है उसको अपील कर सकते हैं और वो हकीम मलिक साहब आपको इजाज़त देते हैं। मलिक साहब, इस वक्त आप इस कानून के हक में हैं और आप चाहते हैं यह कानून मंजूर, आप चाहते हैं तो मंजूर हो जाएगा, ये सारा कुछ है। एक वक्त था जब पीका एक्ट आया था, मरियम औरंगज़ेब साहिबा हमारे साथ अदालत जाती थी और पीका एक्ट की मुखालफत करती थी और कहती थी ये काला कानून है। मुस्लिम लीग नून भी कहती थी, इवन मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा, ऑन रिकॉर्ड है। फिर वही पीका एक्ट जो है आपके हुकूमत में लागू भी हुआ और सारा कुछ हुआ। तो ये तो नहीं होगा कि आज आप जिस कानून की हमायत कर रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, कल वो कानून जब आप ना हुकूमत में हो तो आप उसे बुरा कहना शुरू कर दें। देखिए, आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब मैंने अपनी बात का आगाज़ किया तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। स्टेट की भी कुछ जिम्मेदारी है, रियासत की जो जिम्मेदारी है वो उसने निभानी है, और जो सिटीजन्स की या किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो राइट्स हैं वो भी देखने हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, इसको रेगुलेट करना ज़रूरी है। गो के कानून मौजूद है, लेकिन कानून में जो एक एलिमेंट क्रिमिनलाइजेशन का है वो भी देखना ज़रूरी है कि अगर यहाँ पे इस्लामाबाद के गिरदोनवा में आके या इस्लामाबाद के हसास मकामात या रेड जोन में आके कोई धरना देता है या सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाता है या दीगर
अगर आप उसको देखें कि प्रोटेस्ट करने के बाद वो तमाम तर कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते तो फिर उसकी भी जिम्मेदारी किसी पे होनी चाहिए ना। बगैर इजाज़त आके इजाज़त मिल भी जाए और इजाज़त भी मशरूत हो तो वो जो शराइत हैं उन पे पूरा अगर ना उतरता हो और उनको कंप्लीट ना करे तो फिर भी तो जिम्मेदारी है। अब इससे तो ये नहीं कहा जा सकता कि मिसाल के तौर पे आप एक जलसे की कॉल देते हैं, आप कहते हैं कि जी मेरे जितने लोग हैं इस कॉज के लिए XYZ रीजन के लिए आपने कॉल दी, और वहां पे आके जो है दरख्तों को भी आग लगा दे, मेट्रो बस के शीशे भी तोड़ दे, स्टेशन को भी जलाना शुरू कर दे, तो आप तो कहेंगे कि मैंने बजाते खुद जब इजाजत ली थी तो मैं तो इस चीज को परमिट नहीं करता और ना ही इसकी इजाजत देता हूं, जो कि आप नहीं देते। लेकिन जो लोग आपने बुलाए उनमें से अगर किसी ने ये शरारत कर दी या दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे अगर ऐसा इकदाम उठाया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके ऊपर होगी, बिकॉज जलसे की इजाजत या गैदरिंग की इजाजत तो आपने ली और उसकी। अच्छा अकील साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट का यानी इजाजत ली भी हो, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे पहुंचे, वहां पे जाके एहतजाज करें, सिटिंग जजेस के ऊपर तनकीद करें और फिर वहां से धमकी दे के वापस आए, तो क्या वो अमने आमा में मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता उस मामले में? देखें, इसकी आपको एक और मिसाल दे देता हूं। ऑब्वियसली जो आप मिसाल कोट कर रहे हैं, फिर पीटीवी को भी देख लें, फिर ऑब्वियसली पीटीवी पे भी जो हमला हुआ वो भी देख लें। देखिए, सरकारी अमलाक वेदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बात करूंगा, एज ए पार्लियामान बात करूंगा, किसी सियासी जमात के नैरेटिव को टो नहीं करूंगा। मैं तो ये कहता हूं कि बिल्कुल राइट है और उनका राइट को सलब नहीं करना चाहिए, लेकिन वो सब्जेक्ट टू लॉ है। और जब कानून की बात आती है तो किसी को ये बेदरेग इस्तेमाल करने की इस राइट की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऑब्वियसली एक मैकेनिज्म इन प्लेस है, इजाजत लें तो पीसफुली आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं और वो आपको कंडीशनैलिटीज को पूरा करना है और वो आपकी जिम्मेदारी है कंडीशनैलिटीज को कैसे पूरा करना है। इसमें कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है, ये किसी सियासी तौर पर किसी पार्टी को उसके राइट्स को जो है सलब नहीं किया जा रहा। अच्छा चलें, दो सवाल मेरे छोटे छोटे से हैं, उसका जवाब दे दीजिएगा। मामूली से सवाल है, आसान से। एक तो क्या जलसे की इजाज़त आखिरी दिन ख़त्म तो नहीं हो जाएगी या ये इजाज़त पक्की इजाज़त है? और दूसरा, मुज़ाकरात हो रहे हैं? देखें, आपकी ये दोनों ही सवाल बज़ाहिर तो छोटे हैं लेकिन ये बड़े डिटेल्ड आंसर्स रिक्वायर करते हैं। और मैं आपको ये ज़रूर बता दूं, आपका पहला जो क्वेश्चन है कि जलसे की कहीं इजाज़त दोबारा तो नहीं वापस हो जाएगी या कैंसिल हो जाएगी, जलसे का वेन्यू ज़रूर चेंज हुआ है और ये इस पार्टी के नोटिस में भी है। तरनौल से संजानी की तरफ जो है ये जलसा ऑब्वियसली अभी अंडर कंसिडरेशन है और इजाज़त तो है, NOC तो ऑलरेडी दी गई है और आज 5 तारीख हो गई है, कल 6 तारीख है। दिन तो 2-3 ही रहते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी सिक्योरिटी की सिचुएशन बनती है जिसको कबल इस वक्त कुछ भी कहना, मैं तो ये नहीं कह सकता, कोई प्रेडिक्शन कर दूं आपको बताऊं कि उस दिन सिक्योरिटी सिचुएशन कैसी होगी या उससे एक दिन पहले कैसी होगी। आपने हाल ही में देखा जो 22 अगस्त का इनका जलसा था वो एक सिक्योरिटी सिचुएशन की पहराए में, क्योंकि मजहबी जमातों का भी एहतजाज था, सुप्रीम कोर्ट में एक इंतहाई अहम नौयत का केस लगा हुआ था। ये तमाम तर वो चीज़ें थी या वो एक ऐसी सिचुएशन थी जिसको देखते हुए आई थिंक बेटर सेंस प्रिवेल की और जलसा कैंसिल हुआ, क्योंकि इजाज़त तो हुकूमत ने कैंसिल कर दी थी, उसकी NOC की कैंसिलेशन हो गई थी। आगे से भी उन्होंने भी बेहतर पार्टी के जो लोग थे उन्होंने बेहतर समझा और वो जलसा उन्होंने मनसूख किया। जहां पे ये बात की जा रही है कि क्या आया 8 तारीख का जलसा मनसूख होगा या नहीं होगा, ये कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से तो ना कोई ऐसी बात है जलसा कैंसिलेशन की और नहीं जलसा कैंसिल करने का हमको प्लान रखते हैं। अब तक दूसरा सवाल आपका जो मुज़ाकरात की हद तक, जी बात मुकम्मल कर लें, बात मुकम्मल। जी, दूसरा जो आपने मुज़ाकरात की बात की है तो ज़ाहिरी बात है इनडायरेक्ट टॉक्स का आगाज़ शुरू हुआ है और वो आगाज़ हुई हैं इनडायरेक्ट टॉक्स। मैंने बिल्कुल मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, मैंने कहा था, लेकिन एक बात क्लियर है कि अगर दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे 9 मई का जो अफसोसनाक वाक़या हुआ और जो बर्पा किया गया एक मखसूस सियासी जमात और उसके लोगों की तरफ से, उसकी माफ़ी कौम से मांगना बहुत ज़रूरी है किसी भी डायरेक्ट टॉक्स को इनिशिएट करने से पहले। वो डायरेक्ट टॉक्स तब तक इनिशिएट नहीं हो सकती या उनका स्टार्ट नहीं हो सकता या उनकी शुरुआत नहीं हो सकती जब तक कौम से इस घनौने काम के लिए माफ़ी ना मांगी जाए, क्योंकि ये एक प्री कंडीशन है, ये प्री रिक्विजिट है डायरेक्ट टॉक्स के लिए। इनडायरेक्ट टॉक्स के लिए तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो मूवमेंट है, जो अपोजिशन पार्टीज जिस पे मुत्तहद हैं और अचक ज़हीर साहब को मैंडेट दिया गया है,
उस पर बातचीत चल रही है और बातचीत आपस में पॉलिटिकल पार्टीज की हो रही है, पॉलिटिकल लीडरशिप की बातचीत हो रही है। अब वो कितनी आगे बढ़ती है या उनके पास कितना कोई मैंडेट है, दैट इज येट टू बी सीन। अच्छा अकील साहब, ये बताइए, मालूम पड़ सका कि वो जो 22 अगस्त का जलसा मनसूख हुआ था, वो सुबह जो मुलाकात हुई थी उसकी इजाज़त किसने दी थी? जी ऑब्वियसली हुकूमत ने ही इजाज़त दी थी। मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, ये खबर भी मैंने ही ब्रेक की थी और जिम्मेदारी भी हुकूमत की मैंने ही ली थी ऑब्वियसली, क्योंकि हुकूमत ने ही बताया था और हुकूमत ने ही एनओसी कैंसिल की थी और हुकूमत ने ही अली अमीन गंडापुर से रब्ता किया था जो सीएम है केपी के। अब वो उसको जितना शुगर कोट कर लें, जितना बढ़ा चढ़ा के बता लें कि इस्टेब्लिशमेंट ने रब्ता किया और उनके पार्टी के लोग जितना मर्जी इसको फूलों के साथ जो है सजा लें और बताएं लफ्ज़ों को कि एक ब्रेक थ्रू हुआ है, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। एक हुकूमत की जिम्मेदारी थी, हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी को बरूए कार लाते हुए बिल्कुल इनको कहा कि अच्छा चल राणा साहब सवाल करेंगे, हुकूमत फिर से वो जिम्मेदारी निभाने तो नहीं चल पड़ेगी? देखें मैंने आपको ये कहा ना कि कबल अज़ वक्त है ये कहना कि जलसा मंसूख होगा या नहीं होगा। हमारी नीयत साफ है, हमने जलसे की इजाज़त दी है और जलसे की इजाज़त में वो 40 नुकात हैं जो इन्होंने बरूए कार लाने और वो पूरे करने हैं। वो 40 कंडीशंस पूरे करेंगे तो ऑब्वियसली उस जलसे की तो कोई कैंसिलेशन की बात नहीं। जलसा अगर ये खुद ना करना चाहे तो वो एक और बात है। अगर वो खुद ना करना चाहे जलसा तो फिर एक और बात है। अकील भाई बात ये है कि वो बंदा एक इंटरव्यू देने जाता है ना, तो वो उससे सवाल पूछे जाते हैं, वो हर सवाल का मंतिक के तहत जवाब दे रहा होता है। वो लोग परेशान हो जाते हैं, यार इसके पास हर सवाल का जवाब है। वो फिर कहते हैं बता ये चिंग पिंग शिंग क्या होता है, तो वो आगे से कहता है तो फिर नौकरी ना देना वाली गल हुई ना। अब ये जो 40 निकात आपने रखे, ये तो फिर जलसा ना करने वाली बात हुई ना सर। ये अगर आप इसको इस पहराए में देख रहे हैं तो कतन ऐसी बात नहीं है। हुकूमत की नीयत साफ है, हुकूमत ने इजाज़त दी है। ऑब्वियसली हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, ये इनका राइट है, लेकिन अब जब सब्जेक्टिव में बात करता हूँ और मशरूत बात करता हूँ तो वो जाहिरी बात है वो कंडीशनैलिटीज आप पढ़ के बेशक अपने नाज़रीन को भी बता दें, उसमें कौन सी ऐसी अनजस्टिफाइड या अनरीजनेबल बात की गई है। वो तमाम तर वो नुकात हैं। आपने मांगा है जलसे में शिरकत करने वाले तमाम लोगों के नाम। अब जलसा जो होता है ना वो जलसा आम होता है, अब उसमें शिरकत करने वाले लोगों के कहाँ से कोई नाम लाएगा? अब कौन किस मुकाम से आएगा? आज आपने रूट भी दिया कि करने वालों से मुराद ये है कि मेन अच्छा मेन नहीं लिखा हुआ आपने, जरा आपके पास है मोबाइल में, अगर अभी आप निकाल के पढ़ लें गिल भाई तो आपको नजर आ जाएगा। उसमें मुझे किसी जगह मेन दिखा दीजिएगा या किसी जगह अहम लोग दिखा दीजिएगा, किसी जगह ये लफ्ज दिखा दीजिएगा कि तकरीर करने वाले। देखिए मेन मकसद यही होता है, इसका कहने का मकसद आप ऑन कार्ड कह रहे हैं ना कि मेन लीडरशिप है। बस ठीक हो गया। अच्छा ये तो बता दें, मेन लीडरशिप ही होती है ना कि आपके जलसे में कौन लोग होंगे। ओके ऑब्वियसली। अच्छा एक बता दें, आपने दावा किया था 2 दिन पहले कि मौलाना फजलुर रहमान, नाम लिए बगैर फिर नाम लिया गया कि आपने कहा हाँ जी मौलाना फजलुर रहमान आपके साथ आ गए। मौलाना साहब आपके साथ आ गए हैं? देखिए मैंने दावा नहीं किया था, मैं अपने आप को दोबारा आपके नाज़रीन के लिए भी करेक्ट कर देता हूँ इस चीज़ को। मैंने ये कहा था कि जब पीटीआई की क़यादत या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की क़यादत की मुलाकात मौलाना साहब से हुई, मौलाना साहब ने कहा हम इशू टू इशू चलेंगे। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की और सदर पाकिस्तान की मुलाकात हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि मुझे वक्त दरकार है, मैं कंसिडर करूँगा। अब जाहिरी बात है जब इंसान वक्त मांगता है, क्योंकि वहाँ पे तो साफ दो टोक इनकार हो गया इन अदर सेंस, क्योंकि वहाँ पे केपी में ऑपोजिशन में है, यहाँ पे वो उनके साथ अपना इत्तेहाद बनाना चाहते हैं। ये कैसा इत्तेहाद होगा? ये तो नहीं हो सकता। कितने ज़माने से, कितने सालों से वो एक दूसरे के पॉलिटिकल एडवर्सरीज हैं। अब यहाँ पे हमारी जहाँ पे बात आती है तो हमारे साथ वो एक नेचुरल अलायंस है उनका, हमारे नेचुरल इत्तेहादी हैं, हमारे साथ पहले भी इत्तेहाद में रहे हैं और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारा एक बड़ा एहतराम का और हमारा बड़ा एक अच्छा उनके साथ रिश्ता है। और उस ज़ाती रिश्ते को और सियासी रिश्ते को भी दोनों को देखते हुए उन्होंने वक्त मांगा और उन्होंने कहा कि मैं इसको सोचूंगा, मैं आपसे वक्त दरकार है मुझे इन चीज़ों को थोड़ा कंसिडर करने का और थिंक थ्रू करने का। और उनकी फिर अपनी स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वो ये कह चुके हैं कि मुल्क के मफाद में जो बात होगी मैं ज़रूर उसमें जो है साथ हूँगा। तो मतलब अगर मुल्क के मफाद में कोई चीज़ होगी तो वो मौलाना साहब ने तो पहले कह दिया कि मैं तो मुल्क की मफाद में जो है वो उसी में उन्होंने ये भी कहा कि हम सीनियर सियासतदानों को आप
ये हुकूमत जो है खुड्डे लाइन लगाने की प्लानिंग कर रही, उसी तकरीर में कहा उन्होंने। नहीं देखें, उन्होंने ये बात तो जरूर की कि कोई 45 का कोई 47 का ऐवान तो यही है, और इसी पार्लियामान में फैसले होने हैं, और इसी पार्लियामान और पार्लिमानी लोगों ने और पॉलिटिकल पार्टीज की लीडर्स ने तमाम तर मामलात हल करने हैं। यानी आप 45 और 47 के फर्क को मानते हैं? मैं समझता हूं कि नहीं, उन्होंने बात की, मैं उनकी बात कोट ऑन कोट की कर रहा हूं ना। अगर इस तरह अगर आप 45 और 47 की बात करते हैं तो ऑब्वियसली पहले 45 है, 46 उसके बाद है, 47 उसके बाद है, तो ये पूरा ऐवान 47 ही का है। वजह उसकी ये है क्योंकि सबको फॉर्म 47 मिले हैं। बाकी चीजें जो डिसाइड होनी है वो अदालतों में डिसाइड होनी है कि किसका सही है किसका गलत है। जहां पे ये बात मैं आपको बता दूं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खुद एक स्टे ऑर्डर के पीछे हैं, और उसकी 28 तारीख है। ये तो अब आपको भी पता होगा कि क्यों उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से स्टे लिया हुआ है अपने 47 फॉर्म। अच्छा, अकील साहब, आलम खान साहब ने जो 9 जजेस के हवाले से बात की कि तौहीन अदालत का नोटिस 9 जजेस ले सकते हैं, तो मैंने कहा जी मखसूस नशस्तों के लिए अगर पीटीआई जाती है वहां पे तौहीन अदालत के केस को लेके, तो क्या हुकूमत इस पर स्टे ले सकती है कि यह मामला पार्लियामान में जेर बहस है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, तो जब तक उस पर कोई फैसला नहीं आता या पार्लियामान फैसला नहीं करती आप स्टे दे दें? नहीं, कतन ऐसी कोई बात नहीं है जी। वो एक प्राइवेट मेंबर बिल है, और उसमें उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीख की हैं। ना वो हुकूमत का हिस्सा है, ना वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं फिल वक्त। उन्होंने जो अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं वो लीव तो उनको ग्रांट हो चुकी है पार्लियामेंट की तरफ से, लेकिन वो कमेटीज़ में भेजा गया और उस पर सैर हासिल बहस होगी, उसके बाद ही वो आएगा, और उसके बाद वो सेनेट में जाएगा, और सेनेट में ऑब्वियसली दोनों ऐवान में 2/3 अक्सरियत होगी तो वो पास हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता सिर्फ ये इस बात पे कि लेजिस्लेशन अंडर कंसिडरेशन है या ऐसा कानून बन सकता है या ऐसी आईनी तरमीम आ सकती है, इसके ऊपर स्टे दे दें, ऐसा नहीं होता इन प्रैक्टिस। तो ये कतन ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो आप अब अदालतें भी खुलने वाली हैं, सारा कुछ होने वाला है, कल से जुमा भी शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, रबीउल अव्वल का महीना भी है, ये सारा कुछ चल रहा है। तो अब आप अदालत की तरफ से तफसीली फ़ैसले का भी जो इंतज़ार था वो भी अब आने वाला है। उसके बाद जो भी फ़ैसला आता है हुकूमत उस पर अमल दरामद कराएगी या अपनी नज़रसानी अपील के बाद इसके मुतालिक सोचेगी? देखें, हमारी नज़रसानी अपील थी ऑब्वियसली हुकूमत की, तो उसका जो भी फैसला आता है हमने अदालतों के फैसलों का एहतराम करना है। ऑब्वियसली वो लाज़िम मलजूम है अदालतों का एहतराम करना फैसलों का। और नैब की अमेंडमेंट्स के हवाले से जो केस उसकी अपील थी वो टेकअप होगी और उसका फैसला है कल, और फाइनल उसका वो डिसीजन सुनाएंगे। तो मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आप सबको और आपको भी और आपके नाज़रीन को भी जुमा मुबारक हो। नाज़रीन को जुमा मुबारक हो। कल वो फैसला जो आना है वो फैसला फिर मिनुअन तस्लीम भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। लेकर इस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। राना साहब, आप जिस मुआशरे में जी रहे हैं ना, उसी मुआशरे की एक रिपोर्ट जो है वो आज पार्लियामान के अंदर पेश की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान की वो जो 24-25 करोड़ आवाम है ना, उसमें से 8 करोड़ आवाम जो है वो नफ्सियाती तौर पे मरज़ के अंदर मुब्तला है। यानी टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको घरेलू मसाइल का सामना है, उनको बच्चों की पढ़ाई का सामना है, यानी किसी भी किस्म की जो उनको इस वक्त टेंशन लाहक है वो उनकी बीमारियों के अंदर मुब्तला हो रही है और वह नफ्सियाती तौर पे मरीज़ बनते चले जा रहे हैं। राना साहब, ये मरीज़ों की तादाद की जो फिगर बताई गई है 8 करोड़, इससे इत्तफाक करते हैं बहुत बड़ी फिगर। इसे 8 करोड़ 2 कर लें, 2 कर लें। हाँ, 8 करोड़ और 2, आप और मैं भी इसमें शामिल हो जाएं। अच्छा जी, हमें तो नहीं गिना होगा ना उन्होंने। हाँ, 8 करोड़ 2 कर लेते हैं, आप और मैं इसमें शामिल हो जाते हैं। और जो ये प्रोड्यूसर साहब भी हैं उनको भी कर लेते हैं, प्रोड्यूसर साहब को भी कर लेते हैं, बल्कि ये कैमरा मैनों को भी कर लेते हैं। सारे तो बेचारे, मैं जब से आता हूँ, जब हम आते हैं, आप गौर करते हैं ना, सारे बेचारे बैठ के ना हिसाब कर रहे होते हैं। बिल बिजली का है ना, गैस का बिल है ना, स्कूल के बच्चे की फीस है नहीं, बीवी बीमार हुई मेडिसन है नहीं, पता चलता है यार 16 तारीख में पैसे मुक गए ने, और उसके बाद क्या करना है, जहनी मरीज बंदा बन जाता है ना। ये जो 8 करोड़ बंदे के ना जहनी मरीज,
ये 8 करोड़ वो है जो घर के सिस्टम को चला रहे हैं। उसके बाद जो मासूम बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे हैं जिनको नहीं पता, जिन पर वो बोझ नहीं डालता, वो ही होंगे बेचारे चंद करोड़ जो बच्चे होंगे। बाकी कुछ होंगे बच्चे होंगे जिनको फिक्र ना फाका, तो घर जाके रोए काका, वो बच्चे होंगे ना, मतलब जिनके पास पैसा इतना ज़्यादा है, जिन्होंने आपके और मेरे पैसे पर अयाशी करनी है, जिन्होंने आपके और मेरे पैसे पर जो अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, जिनके घरों के बिजली के बिल नहीं आते, जिनके बच्चों की फ़ीसें कोई और अदा कर देता है, जिनके बच्चे जो है यहाँ फ़ीस उनसे ली नहीं जाती क्योंकि साहब बहादुर बड़े तगड़े आदमी हैं ना, तो ली नहीं जाती, वो बर्दाश्त कर लेंगे। या कोई बहुत बिजनेसमैन होगा, या वो जिससे पता होगा ये हालात रहे तो मैं खुशहाल हूँ, और ये हालात नहीं रहेंगे तो मैं खुशहाल नहीं रहूँगा, या वो लोग होंगे। अब 8 करोड़ की उन्होंने एक फिगर दी है, 8 करोड़ में मैंने कहा इजाफा कर ले तो काफ़ी हो जाएंगे। जारी बात है कि घर के किसी एक फर्द की अगर आपने राय लेनी है तो वो वही फर्द ही राय देगा ना जो कमा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जाए ना जाके घर पूछे, उस औरत से पूछें जिसको सुबह जो रात को सोती है तो आंखें तो बंद करती है, लेकिन उसके जहन में ये बात चल रही होती है कि सुबह बच्चों के नाश्ते के लिए जो आटा नहीं है, अगर आटा है तो अंडा नहीं है, अगर अंडा है तो घी नहीं है, तो मैं किस तरह गुजारा करूँगी। जब वो ये सोच रही होती है कि मेरा बच्चा स्कूल से पढ़ के आएगा, वापस आएगा तो मुझसे कुछ खाने के लिए मांगेगा, तो मैं रात का वो बना खाना जो है वो से दूंगी, वो रोटी दूंगी जो इतनी सख्त होगी कि जो मुझसे चबाई नहीं जाती, तो वो किस तरह चबाएगा। जब वो ये सोच रही होगी कि अब महीने का पहला हफ्ता आ गया है, मैंने ट्यूशन की फ़ीस इस बच्चे की कहाँ से देनी है, इसका बाप जो मुझे पैसे देता है वो तो ख़त्म हो गए हैं। जब उसके घर बिल आता होगा तो क़यामत सुगरा वाला मामला होता होगा, वहाँ पे एक बैन होते होंगे, फिर माँ बच्चों को, बच्चे माँ को, खामद बीवी को कहता होगा तूने ये लाइट बंद क्यों नहीं की थी, तूने ये लाइट बंद क्यों नहीं की थी। आपको पता है ये कौन सा दौर आ गया। हम लोग कहते थे पत्थर के दौर में चले जाओ, हम एक बल्ब के दौर में चले गए। पत्थर का दौर नहीं, एक बल्ब का दौर। खुदा की कसम है कि एक जगह गया इतवार वाले दिन, मैं तलक वाले थे उनके घर गया, मैं जाके बैठ गया तो उन्होंने कहा जी पानी पी के जाइएगा। चले, अब मैं उनके सहन में बैठा हूँ, वो ये भी दौर वैसे ट्रांजिशन वाला है। पहले होता था खाना खा के जाइए, नहीं हूँ कौन कहता खाना खा, उन्होंने आप नहीं लगता थे खाना खाओ आप फ्री ने यार तरते। ओ भाई वो गए अंदर किचन में गए, लाइट जलाई, जला के गिलास पे वो शरबत डाला, जूस शूस जो भी था, आए लाइट बंद कर दी। मैंने पूछ ही लिया, मैं जी किचन की तो लाइट जलती रहने देते, कुछ तो बाहर। उन्होंने कहा हूँ तो हालात है भी नहीं जाएगा। ये आलम हो गया है। अब नफ्सियात उन्हें कहना चाहिए था कि पागल हो गए हैं, और इसका क्रेडिट लेना चाहिए था इन्हें। इसका क्रेडिट भी, इसका विजन भी जो है ना मेरी हुकूमत को लेना चाहिए था। सर मैं ऐसे शाहिदीन को मैंने देखा हुआ है, वो कहता है मैं रात को हड़बड़ा के उठा हूँ तो मेरा दिल ना धक धक कर रहा था। मैंने कहा क्यों? कहता है मुझे वो जहन में आ गया कि मैंने बैठक का पंखा चलता छोड़ दिया हुआ है। कहता है 3 घंटे बीत चुके हैं तो मेरे सर से पसीना निकल रहा था, मैं गया हूँ डरते डरते कि मैं उसे चलता हुआ छोड़ के आया हूँ, ये बंद ही रखा हुआ था। कहता है जब मैंने देखा है कि ये चल रहा है तो फिर मेरे आसान खता है, मैं उस वक्त से बिल का इंतजार कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना कि ये हालात हैं। एक पंखा सर एक पंखा नहीं चल सकता ना। क्रेडिट है मेरी गवर्नमेंट को जनाब, ये 2 हाथों से सलूट है, इनको पूरा सलूट है कि इन्हें हमें नफ्सियाती मरीज बना दिया। ये भी क्रेडिट है इनका। 8 करोड़ नहीं, कोशिश करें 16 करोड़ निकल आएंगे। इन्होंने सर्वे जो है ना लगता है कोल ही किया है। ये करे ना गली मोहल्लों में जाके पूछे, किसी बंदे से आप इतना ही पूछ रहे हैं ना सुना। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। यहाँ मुझे आज एक फ़ोन आया, सिंधु साहब हमारे दोस्त हैं, अच्छा बड़े अवामी से हैं। उन्होंने कहा आप नफ्सियात का आलम देखें, 2 लोग बेचारे कितने तंग होंगे, कितने तंग होंगे। 20 रुपये 30 रुपये टूल प्लाजा ये नहीं देना चाहते, इसलिए है बाकी नहीं है। क्या कहने बेचारे। वो मुझे लिखते हैं कि जनाब, लफ्ज़ क्या लिखते हैं कि फूल नगर में बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम पर एक और टैक्स बम गिरा दिया। ये वो खुद लिख रहे हैं कि टैक्स बम गिरा दिया। वो मैंने पूछा क्या हो गया, उसने कहा जनाब एक टूल प्लाजा पहले था, अच्छा अब फूल नगर में एक और टूल प्लाजा बना दिया गया, एक ना एक फ्री नहीं, जिन्हें दोनों को पैसे देने हैं। और वो टूल प्लाजा जो है
वो एक बड़े अस्पताल में जाने के लिए जो रास्ता है ना उसका है। अब अस्पताल में कोई मरीज जाता भी है, उसके लवाकिन वापस भी आते हैं, फिर जाते हैं मिलने वाले, फिर हॉस्पिटल के रास्ते के लिए। हाँ, और टूल प्लाजे बार बार दें। उन्होंने कहा कहाँ से दें? गरीब लोग वहां के मकीन जो है वो अक्सर रुल गए, और वहां के लोग लाहौर सफर बहुत करते हैं। नौकरी भूलने का ये साथ ही है ना करना। उनका किस तरफ लोग जाएं? बड़ा अस्पताल है वहां पे, सारी चीजें हैं, और महंगाई उसने ये भी एक लेवल लिखा है, महंगाई और बिजली गैस के बिलों की सताई वाम पर। ये नया टूल प्लाजा बनाया जाना बहुत बड़ी परेशानी का आलम है। अब मुझे एक बताएं, एक शख्स फूल नगर में बैठा है, उसे इतनी तकलीफ है, जहां पे कोई सर्वे वाला नहीं गया होगा, जिसने जाके ये सर्वे नहीं किया होगा कि एक फूल नगर, इतना सा फूल नगर, सड़क भावें उथे नहीं बनी, स्कूल भावें उथे नहीं बने, लेकिन 2 टूल प्लाजे बना दिए गए हैं। एक बना हुआ, एक बना रहे हैं कि जनाब लोगों से पैसे लो, इनकी जेब में कुछ बचे ना, इनकी जेब में बाजार से नीला तोता जो है जहर वो भी लेने के लिए ना बचे। आप कहते हैं नफ्सियाती मरीज ना बने तो क्या बने, मुझे बता देना। ये पानी की बोतल हम लेके बाहर खड़े हो जाते हैं, ये पानी की बोतल, और चौक में खड़े होके कहते हैं जनाब ये बोतल फ्री है, आप देखेंगे लोग आपसे छीनेंगे, तो इसलिए कि ये साफ पानी मिल जाएगा। फिर खाली ये बोतल जो है कोई कहेगा मैं घर ले जाऊं, मैं अपने बच्चे को इसमें पानी भर के दूं, सुबह जब स्कूल जाएगा तो यार ये पानी पी लेना। ये आलम हो चुका है इस कौम का, इतनी नफ्सियाती मरीज बन चुकी है। क्या आप और मैं यहां से जब निकलते हैं तो हम कह के लगाते निकलते हैं? वैसे बड़े पुरमन, लेकिन हम भी सोचते निकलते हैं, खुदा की कसम सोचते हुए जाते हैं कि यार करना क्या है। हम भी तो इसी माशरे का हिस्सा है ना। हम कोई पार्लियामेंट हाउस में तो नहीं बैठ रहे, हम कोई सेनेट में तो नहीं बैठ रहे, हमें कोई 10 लाख रुपए के 2 मोबाइल लेके तो नहीं दे रहा, हमें कोई सस्ती चाय तो नहीं दे रहा। ये तो मेरे दफ्तर की, आपके दफ्तर की मेहरबानी थी जो यहां पर बहुत ज्यादा चीजें अल्लाह के फजल करम से लोगों को मुफ्त मिल जाती हैं। तो यहां से बाहर निकले एक कदम के फासले पे, तो आप तो अपनी पॉकेट से, मैं अपनी पॉकेट से वो गुजारा कर सकते हैं? मुमकिन नहीं है ना। तो ये बस एक ही है नफ्सियात से निकलने का, क्या मेंबर पार्लियामेंट बन जाए। अच्छा। चाहे अपोजिशन में हो चाहे हुकूमत में हो। यानी आप चाहते हैं कि जो नशिस्तें हैं पार्लियामान की वो 25 करोड़ रखी जाए? नहीं तो हो कर देना, क्या फर्क पड़ता है? जज बढ़ा सकते हैं हम जज बढ़ा रहे हैं ना कि मुकदमा सुनने, तो हमारा भी तो मुकदमा है ना ये। और ये 8 करोड़ जो नफ्सियाती मरीज हैं, तो सर वो जज बढ़ा रहे हैं तो नफ्सियाती मरीज भी बढ़ा देंगे? नहीं नहीं, नफ्सियाती मरीजों के लिए जज हमें एमपीएम में नहीं बढ़ा, नफ्सियाती मरीजों का देखिए बढ़ावा अगर उधर मिलेगा तो इधर ना, इनकी भी तादाद अगले साल में बढ़ जाएगी। सर साहब मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आप सिर्फ मैं कह रहा हूँ प्रोड्यूसर साहब से ये वो दिखा दे जब फूल नगर वाला जरा, तो फिर आप अंदाजा लगा ले, वो फुटेज आप देख लें, सिर्फ तो आप अंदाजा ये देखें, ये टूल पर बन रहा है और लोग रोना शुरू हो गए। ये देखें आप, ये फूल नगर में ये बन रहा है, अभी उसके बनने से पहले ही जनाब वहां पे लोग रोना शुरू हो गए, बन गया थे केरे पासे जावांगे। तो नफ्सियाती मरीज क्यों ना बने, लोग नफ्सियाती मरीज क्यों ना हो। लोगों के पास जो 50 रुपए बचे हैं, जिससे उन्होंने पता है कि यार आधा किलो आटा ले जाएंगे, 1.5 पाव आटा ले जाएंगे, कोई चीज ले जाएंगे, 2 रोटियां ले जाएंगे, माँ मियां बीवी नहीं खाएंगे, 2 बच्चे खा लेंगे, वो भी आप इसी चीजों पे लेकर लेना जाना चाहते हो। उस फूल नगर में सड़क बनाओ और यार वहां पे स्कूल बनाओ, वहां टूल प्लाजा बनाई जान रहे हो, ले जो खो के ले जाओ। ये तो आलम हो चुके। अब ये आलम कब तक बरकरार रहेगा और ये नफ्सियात जो हैं इसके ऊपर काबू कौन कौन पा सकता है, ये एक सवाल है और इस सवाल का जवाब हुक्मास तो हो नहीं सकता। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।